ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और हमारे जख्मों के ऊपर फिर से नमक छिड़क दिया गया। इंडिया एक तो फाइनल में गया, जो टूर्नामेंट का फाइनल मेरे शहर लाहौर में होना था वो दुबई में हुआ, और सोने पे सुहागा ये हुआ कि इंडिया वो मैच जीत भी गया ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इंडिया दे रहा है, और ये पहली दफा ऐसा लग रहा है कि जब हमेशा कहते होते हैं ना कि उनके आप पैसे से क्लास नहीं खरीद सकते या पैसे से हर चीज नहीं मिल सकती, लेकिन इंडिया ने दिखाया कि किस तरह उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को पैसे से उठाया, दुनिया की बेस्ट फैसिलिटीज लाए, बेंचमार्क बनाया, और उसका रिजल्ट उन्हें नजर आ रहा। जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी होती थी और इंग्लैंड के पास ज्यादा पैसा होता था, ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी उस लेवल का पैसा नहीं है जिस लेवल का इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में उस लेवल का पैसा नहीं जिस लेवल का इंडिया में है। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया कम पैसा होने के बावजूद अच्छी परफॉर्मेंस देता था, डोमिनेट करता था। साउथ अफ्रीका उससे कम पैसा होता था लेकिन वो भी डोमिनेट करते थे। लेकिन इंडिया ने हर चीज में बेंचमार्क बनाया और उसको उन्होंने इंप्लीमेंट करके अपनी कौम को खुशी दी। यानी उनकी कौम कहती है कि हम इतना पैसा लगाते हैं, इतना तजस्सुस, हम इतनी मेहनत करते हैं, यानी इतना हम शौक से अपनी टीम को देखते हैं, तो वो ट्रांसलेट भी कर रहे हैं। नाउ इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो होती है वो 2000s में भी थी, 90s में भी थी। सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और सहवाग बाद में आए, और युवराज सिंह आए, बहुत सारे इंडिविजुअल, और वो उन्होंने बहुत सारे मैचेस जीते भी। लेकिन ये वो टीम लग रही है, ये इनविंसिबल लग रही है। अभी वो स्टैट बता रहे थे कि आखिरी 25 आईसीसी के मैचेस में, जिसके अंदर ओडीआई वर्ल्ड कप, जिसके अंदर टी20 का वर्ल्ड कप और ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, 25 मैचेस में से 23 मैचेस वो जीते हैं। ये बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। और उनमें से जो सिर्फ हारे हैं जो टूर्नामेंट, वो सिर्फ वो जो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप था, वो सेमीफाइनल में हार गए थे। बाकी टी20 का वर्ल्ड कप जीते, अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीते। और ये पिच आसान नहीं थी, मैंने पूरा मैच देखा, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह मिडल ओवर्स में न्यूजीलैंड स्ट्रगल कर रहा था इंडियन स्पिन बॉलिंग के खिलाफ, और उन्होंने उनको बेड़ियां डाल दी। फिर एंड में आखिरी 5 ओवरों में फिर 50-60 रन बना के 250 तक ले गए। एक वक्त में लग रहा था 220 पे न्यूजीलैंड निढाल हो जाएगी। फिर इंडिया ने जब बैटिंग शुरू की तो इंडिया के ऊपर भी सेंटनर और ब्रेसवेल, उन्होंने थोड़े से स्क्रूज टाइट करने की कोशिश की, और थोड़ा सा पैनिक भी नजर आया। 3 विकेटें एकदम से गिर गई, और वो कैच कितना जबरदस्त उसने पकड़ा, ग्लेन मिचेल ने, नहीं ग्लेन मिचेल उसका नाम है लड़के का, क्या जबरदस्त कैच पकड़ा। लेकिन उन्होंने भी साबित कर दिया कि प्रेशर मैचेस में जब उन्होंने, वो जेमिसन ने जो कैच ड्रॉप किया आयर का, वो क्रूशल मौका था, और वो बड़ा सिंपल कैच था, मोस्टली लोग कर लेते हैं वो कैच, और न्यूजीलैंड की टीम ना करे तो फिर और कौन करेगा, लेकिन उन्होंने ड्रॉप कर दिया। एनीवे, इट वाज अ वेल कैलकुलेटेड चेस। इवन विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, फिर भी उन्होंने अपनी इतनी डेप्थ दिखाई, मैच्योरिटी दिखाई कि नो पैनिक, और उन्होंने आराम से रन चेस कर लिए। और मैं देख रहा था कि इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी कैचिंग एफिशिएंसी जो है वो न्यूजीलैंड की थी। आई थिंक समथिंग क्लोज टू 78%। इंडिया भी बड़ा अच्छा, वैसे आप दे वर नंबर 3 और 4, दे वर इन हाई 60s। हमारे पाकिस्तान के बेचारे 40s में थे कैच एफिशिएंसी में, सबसे बॉटम पे बांग्लादेश से भी नीचे। तो कंग्रेचुलेशंस इंडिया, वेल डन, यू डिजर्व्ड इट। और मुझे नहीं लगता कि ये इंडियन टीम जो है, इसको कोई बड़ी बड़ी अगर रिटायरमेंट्स होती हैं, लेट्स जस्ट से रोहित शर्मा रिटायर हो जाते हैं अगले साल में या इसी साल में, या विराट कोहली रिटायर हो जाता है अगले साल में, तो वो ऐसा धचका इनको नहीं लगेगा जैसा धचका इवन ऑस्ट्रेलिया की माइटी ऑस्ट्रेलियन टीम को लगा था कि जब वो पॉन्टिंग और वो सारे लोगों ने रिटायर होना शुरू हुआ। पॉन्टिंग तो खैर बाद में हुए, जब वो एडम गिलक्रिस्ट और लैंगर और मार्टिन और ग्लेन मैकग्रा और शेन वॉर्न, जब वो सारे इकट्ठे रिटायर हुए, तो फिर ऑस्ट्रेलियन टीम भी नीचे चली गई थी। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि इंडिया को होगा, क्योंकि इन्होंने स्ट्रक्चरली बड़ा मजबूत अपने आप को कर लिया। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं, आई एम सॉरी टू से, आई हैव टू ब्रिंग इट बैक टू अस, ये वो मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे याद है मैं 90s में जब मैं बड़ा हो रहा था, तो हम देखते थे ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी माइल्स अहेड थी सारों से, इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका वगैरह। हम कहते थे यार ये बेचारे छोटे छोटे से हैं, वो डशकरे इतने ऊंचे लंबे और उड्डाइयां ऐसे मारते हैं, इंटिमिडेट करते थे। तो ये उस मुकाबले पे नहीं पहुंच सकते। एक अफरीदी होता था जो आग टोले शोले मार देता था, तो हम कहते थे अच्छा चलो इनमें भी थोड़ी सी जान जुन है, लेकिन ऑब्वियसली वो कंसिस्टेंसी नहीं थी, वो बस मार धाड़ी थी। लेकिन अब उस तरह का इंप्रेशन आई एम टेलिंग यू इंडियन टीम देती है। यानी ये गोरे जो स्पेशली जो ऑस्ट्रेलियन था, ये किसी से नहीं डरते घबराते, लेकिन ये इंडियन से घबराते हैं। और उसकी एक वजह है कि उन्होंने ग्राउंड अप एक प्रोफेशनलिज्म से वो ऊपर लेके गए। सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, प्रोफेशनलिज्म भी होता। लेकिन हमारे जो है बेचारे, ये जारी बात है इनका कोई और काम ही नहीं, नमाज मुझे पढ़वा लो इनसे जितनी मर्जी। वो मुश्ताक अहमद कहता है वो जी 5 कुरान दिए उसने तोहफे में पीएसएल में लोगों को, ये है तुम्हारा काम। और ये पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क है। जरा आप इमेजिन करें, दो ही ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो अल्लाह मियां इंडिया के साथ है और इनसे पाकिस्तान से सख्त नफरत करता, या अल्लाह मियां है ही नहीं। सबसे ज्यादा हाफिजे कुरान इस मुल्क में, सबसे ज्यादा आशिकाने रसूल इस मुल्क में। यानी आप पूछें, इंडोनेशिया की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है, लेकिन वहां पे तो नहीं खबरें आती कि गुस्ताख की गर्दन उड़ा दी। यानी सबसे ज्यादा आशिकाने रसूल, इस्लाम के लिए मर मिटने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं सबसे ज्यादा। इमेजिन करें, दुआएं सबसे ज्यादा यहाँ पे, और सोने पे सुहागा क्या, कौम तो चलो एक तरफ दुआएं मसल्ले पे बैठी होती है, टीम आदि मौलवियों से भरी हुई है, फिर भी अल्लाह में इनका साथ नहीं देता।
अगेन दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो अल्लाह मियां आपकी सारी चीजों से नाखुश है, इसका मतलब ये आशिकान रसूल वगैरह इनको सारों को भट्टी में डालो, निकालो इनको, तुम्हारे आशिकान रसूलियों से, ये इन चापलोसियों से अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये, क्योंकि सारी बात है वो नाखुश है तुमसे, और ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं नाखुश, हर जगह में नाखुश है। तुम्हारी इकोनॉमी बेड़ा कर, पॉलिटिकल सिचुएशन बेड़ा कर, आधा कौम का फेवरेट लीडर जेल में सड़ा रहा, और जो कौम बाकी की बाहर है उसको एस्टेब्लिशमेंट छितर मार रही है। तो जाहिर बात है आपकी हाफिज़े कुरान पैदा करने से, बच्चों की क्लासों में मौलवी बिठा देने से कि क्या ये चीज साइंस की चीज जो है, क्या ये इस्लाम के असूलों के मुतरादिफ है या नहीं है, ये इमरान खान ने तोहफा दिया था इस कौम को, जो पहले इतनी रेडिकलाइज कौम है, उसको कहा और तुम दो इस्लाम बीच में इनके। तो ये बीच में से मौलवी रिजवान और आशिकान रसूल ही निकलने हैं ना, यानी एक कौम जो पहले ही बड़ी रेडिकल है, मजहबी है। मुझे बताएं कि क्या इमरान खान का ये एक निजाम लाने से पहले क्या आशिकान रसूलों की तादाद पाकिस्तान में कम थी? टीएलपी ने 2011 में मारा सलमान तासीर को, और उसी तरह की बातें करके, क्या उससे पहले आपके मुल्क में आशिकान रसूलों की तादाद कम थी? उस वक्त तो मैं भी आशिक रसूल, चलो मैं आशिक रसूल नहीं था, लेकिन मैं भी कुछ नहीं बोलता था। 2011 की बात है मैं कह रहा हूँ। क्या उस वक्त पाकिस्तान में लोग क्या सरेआम सड़क पे निकल के इस्लाम को गालियां देते थे? कोई भी नहीं था, कोई एक्स मुस्लिम का भी लफ्ज लोगों को नहीं था पता। यानी आपके ये काम मजीद बढ़ते ही चले गए हैं, आशिकान रसूलों की तादाद और उनकी आशिकी इंटेंसिटी मजीद बढ़ती चली गई है। तो एंड में रिजल्ट भी तो दिखाओ ना, क्या है एंड में रिजल्ट दिखाओ ना, कि ये देखो जी 2005 में मुशर्रफ के इनलाइटेंड मॉडरेशन के दौर में हम बड़े शराबों, नाच गाने, ये वो करते थे, लेकिन अब हमने फिर 2011 में एक स्टेप लिया, हमारी कौम ने, टीएलपी ने, आशिकान रसूल आगे आए और उन्होंने गर्दनें उतारनी शुरू कर दी लोगों की। तो अब देखें हमारा मुल्क आसमान पे पहुंच गया। कुछ दिखाओ भी तो सही, दिखाने के पास इनके पास कुछ भी नहीं है। मौलवी रिजवान मैथ्यू हेडन को दे देगा कुरान, उससे पहले इंजमामुल हक ब्रायन लारा को कुरान दे देगा। यानी इस्लाम की प्रचार हो रही है हर जगह पे, हर फील्ड में गुस्ताखों की गर्दनें उड़ रही हैं, लाखों की तादाद में हाफिज़े कुरान पैदा हो रहे हैं इस मुल्क में। एंड में रिजल्ट मजीद नालायक। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोई अफसोस नहीं होता ये जब हारते हैं या इनकी जिल्लत होती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं ये अभी भी कह सकता हूँ कि अगर ये बेहतर होना लग जाए तो मुझे खुशी जरूर होगी, डिस्पाइट एवरीथिंग। यानी आधी कौम मेरी गर्दन उड़ाना चाहती हो, लेकिन फिर भी जब ये थोड़ा सा उठना शुरू होंगे तो मैं कहूंगा ओके। लेकिन मैं ये आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, अपने आखिरी सांस तक आपको कहने के लिए तैयार हूं, जिस डगर पे ये चले हुए हैं कि मजीद इस्लाम तो नहीं जाओ हर चीज के अंदर, ये जितना इस्लाम तुनेंगे इसके अंदर, इस कौम के अंदर से मजीद गंदी निकलना। ये कोई इस्लाम के खिलाफ मैं बात नहीं कर रहा, सारे मजहब हैं दुनिया में, होते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन जो दुनिया होती है ना उसका हर वक्त का एक म्यार होता है, हर मुआशरे का। ये मैं अक्सर एग्जाम्पल देता रहा हूं कि अगर जूलियस सीजर भी आ जाए आज के जमाने में और अपने मुल्क को, अगर फर्ज करें इटली का वो लीडर बन जाता, वो अपने मुल्क को रोमन एम्पायर के रूल्स यानी 2000 साल पुराने असूलों के मुताबिक अपने मुल्क को चलाने की कोशिश करेगा, कोई रोमन पावर नहीं निकलेगी उसमें से। चाहे चंगेज खान आ जाए, चाहे हिटलर आ जाए, कोई भी आ जाए और अब इस जमाने में उस मुल्क को आज से पुराने जमाने के हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा। आपका खालिद बिन वलीद आ जाए, चलो और एग्जांपल देते हैं, आपके उमर बिन अब्दुल अजीज आ जाए, कोई आ जाए और आज के जमाने में दुनिया को उस जमाने के असूलों के मुताबिक चलाने की कोशिश करेगा, वो नहीं चलेगा। हर जमाने के अपने कुछ लवाजमात होते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और आपने उसको सिर्फ मैच नहीं करना होता। यानी आखिरी ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, ये वेस्ट का चलाया हुआ वर्ल्ड ऑर्डर, और आप देख लें जो कौमें उठ रही हैं वो उसी निजाम को पॉलिश करके आगे जा रही हैं। यानी चाइना कोई हान डायनेस्टी के हिसाब से नहीं, मिंग डायनेस्टी के हिसाब से नहीं कर रहा तरक्की, उसने कम्युनिज्म को अपनाया और उसमें उसने ट्विकिंग की डंग शाओपिन ने, और उसका रिजल्ट वो आज देख रहे हैं। यानी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर को इंप्रूव करके आप आगे जा सकते हैं, या कम से कम उसी को मैच कर लें। यानी मैच आजकल के जमाने की रिक्वायरमेंट क्या है? लिबरल सेकुलर डेमोक्रेसीज होनी चाहिए। ये राजे रूजे जो है, ये नलायक पहाड़ियां शक्लों वाले, इससे बड़ा अजाब कैंसर इस कौम को नहीं मिल सकता। वो जाहिल अजीम सुना, वो भागा हुआ आजकल, वो जब उसने वो सिंध के और लोगों के बारे में कोई बात की थी, उसके बाद हर वक्त अंग्रेजों को गालियों में वीडियो बनाई थी किसी ने, इंग्लैंड में जाके छुप गया, वहां पे जाके उसने घर ले लिया और जो मौज मस्ती। और वो राजा नेदरलैंड्स में गिर्त विल्डर्स जो सबसे ज्यादा इस्लाम को गालियां देता है, वो गिर्त विल्डर उधर बैठा, आज तक एक लफ्ज नहीं वो राजे के मुंह से निकला नेदरलैंड्स के खिलाफ। क्यों? नेदरलैंड्स की सिटीजनशिप है। तो जिस कौम के ये तो खैर ये राजे रूजे तो एक छोटी सी परसेंटेज है मुझे लगता है, क्योंकि जो इनको मानती है, लेकिन जो ओवरऑल परसेंटेज है उसका रुझान इस्लाम की तरफ है। टीएलपी शीएलपी ये रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन बीच में सोने पे सुहागा ये है कि ये राजे रूजे और ये जाहिल अजीम वगैरह जैसे लोग भी आए हैं जो कि एक सर्टेन सेगमेंट को होल्ड करते हैं। तो मैं जरा आपको उनका कैरेक्टर दिखा रहा हूँ कि जिस निजाम को गालियां देते हैं उनके खिलाफ इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने कोई बोल दिया, गिर्त विल्डर वहां पे उसकी पार्टी ही पावर में है, कुछ बोल दिया तो
तो मेरी सिटीजनशिप ना रगड़ी जाए। हालांकि ऐसा हो सकता है ना रगड़ी जाए, इतना आसान नहीं होता सिटीजनशिप निकालना, लेकिन एहतियाती तदाबीर के तौर पे वो कुछ भी नहीं बोलेगा उसके खिलाफ, क्योंकि उसे पता है कि हमने यहाँ पे सबटाइटल लगा के गिरत वर्ल्डर को भेजना है, उसको पता है कि हमने हरकत करनी है और शायद उसकी जेपरडाइज हो जाए। तो पॉइंट ये कि इन मुनाफिक लोग हैं, गंदे लोग हैं, झूठे लोग हैं, फ्रॉडिये लोग हैं, और जिस आवाम को इन्होंने जिस डगर पे चढ़ा दिया उसमें से अच्छा नहीं निकला। मेरा ये क्रिकेट के हवाले से बात थी। I'm just saying कि इंडिया की, मैं दोबारा आपको बात बता दूं, ये जो मैं पॉइंट रीइंफोर्स कर रहा हूं कि आप कभी भी पुराने जमाने के असूलों को कॉपी पेस्ट करके 21वीं सदी में लगा के आगे नहीं जा सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस्लाम का बेहतरीन गोल्डन रूल, ये मदीने की रियासत जो बात करते हैं, ये इनका मतलब है ना कि वो जो बेहतरीन दौर था रसूल अल्लाह के वक्त का, वो जो 13-14 साल थे, बेहतरीन मिसाक मदीना, मदीने की रियासत, ये क्रक्स है इनके पास। उसके अलावा इनको दिखाने का कुछ नहीं है। शायद वो 9th और 10th सेंचुरी के जो सो कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इस्लाम है, उसको अलावा दिखाने के इनके पास कुछ भी नहीं है। ये उसको भी अपना के अप्लाई कर दें, हो ही नहीं सकता। जाहिर बात, उस जमाने में कोई टैक्सेस नहीं थे, सिर्फ ज़कात का टैक्स होता था या फिर जिजिया होता था। कैसे अप्लाई करेंगे आप, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे 21वीं सदी में हाथ काटेंगे चोरी करने पे और औरतों को सरेआम संसार करके जानियों को मारेंगे? ये आपके रसूल अल्लाह की वैल्यूज हैं, ये बेसिक वैल्यूज है, फंडामेंटल वैल्यूज। आप फंडामेंटल वैल्यूज को ही नहीं अगर इंप्लीमेंट कर सकते तो आगे आपने क्या करना? तो ये नहीं चल सकते। ये कौम नलायक है। आई एम सॉरी, नलायक तो खैर कहना मुश्किल है, क्योंकि जाहिर बात है आप पोटेंशियल कहीं से भी, हमारी तरह के डीएनए है साथ इंडिया में, कोई भी आगे जा सकता है। लेकिन जब तक आपका निजाम ठीक नहीं होगा, जब तक आपकी फाउंडेशंस ठीक नहीं होंगी, तब तक ये काम ठीक नहीं होगा। और जो फाउंडिंग फादर थे इस मुल्क के, उनको खुद नहीं पता था कि मुल्क का क्या। मैं आपको जरा इतना सा अंदाजा बताऊं, जब भी आप अमेरिकन रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं, उनके फाउंडिंग फादर्स की बायोग्राफी को पढ़ते हैं या ओवरऑल अमेरिका की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, और आप देखते हैं कि किस तरह उन्होंने, जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे, ही कुड हैव बिकम द किंग ऑफ अमेरिका, लेकिन उन्होंने विजन दिया 2 टर्म्स, और दूसरी टर्म के बाद उसने कंटेस्ट नहीं किए इलेक्शंस, और उसके 2 टर्म्स उन्होंने बनाए। यानी उनकी डायरेक्शन इतनी क्लियर थी। बेन फ्रैंकलिन ने फ्रांस में जाके जो फंड रेजिंग वगैरह की, ही केम। यानी थॉमस जेफरसन, शुरू में उनके भी लड़ाइयां हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह डिजाइन करना, और बहुत सारी चीजें बीच में थी, लेकिन उनका गोल इतना क्लियर था। इवन दो उन्होंने कहा कि हमने ये सेकुलर स्टेट बनानी है, हालांकि वो बहुत सारे लोग उसमें से मजहबी भी थे, मे बी नॉट थॉमस जेफरसन और जॉर्ज वॉशिंगटन, लेकिन उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया, उन्होंने गॉड को फॉरगेट नहीं किया, लेकिन उन्होंने यूरोप की हिस्ट्री को देखते हुए बड़े आराम से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ऑन द लार्ज स्केल जब हम जूम आउट करते हैं तो आराम से ही कहा जाएगा, कोई जंगे जुंगे नहीं हुई, ठीक है, एक उनकी जंग हुई, लेकिन उन्होंने फाउंडेशन ऐसी रखी कि 250 साल बाद भी उनकी जो वैल्यूज इंस्टिल की गई। लोग कहते हैं कि अमेरिका डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, नहीं, एआई में उन्होंने इतनी एडवांसमेंट कर ली है कि आई थिंक द रेस्ट ऑफ द सेंचुरी दे विल रिमेन अ मेजर प्लेयर, इफ नॉट द सोलो सुपर पावर, दे विल रिमेन अ सुपर पावर रिगार्डलेस। लेकिन यहाँ पे हमारे जो फाउंडिंग फादर थे, उनसे पूछा गया आपने मुल्क का आइन लिखा? हमारा आइन तो 1400 साल पहले लिखा जा चुकी है। यानी जो फाउंडिंग फादर, ही वाज नॉट श्योर क्या ये मुल्क एक इस्लामी रियासत बनेगा जहाँ पे हाथ काटना और ये वो, या ये एक रिपब्लिक बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बनेगा। जब आपके फाउंडिंग फादर को ये ना पता हो, आई नो पीपल से के जब 1 साल के अंदर ही वो फौत हो गए, उनको मौका नहीं मिला, ये वो। अगर जॉर्ज वॉशिंगटन भी मर जाता ना, तो अमेरिका में फाउंडिंग फादर्स इतने ज्यादा थे कि इतनी बुरा हाल नहीं होना था। उधर गांधी जी भी मर गए थे, थोड़ी देर बाद मरे, लेकिन आप लॉयर थे, आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन का खाका भी नहीं लिखा, आपने 14 कायदे के 14 निकात तो हमें पढ़ा के पाक स्टडीज में मार दिया, लेकिन आपने आइन की 10 पॉइंट्स नहीं लिखे कि कैसा आइन होगा। मेरा ख्याल है कि वो लिखना शुरू कर देते, उनको पता चल जाता यार ये तो बहुत ज्यादा क्लैश है, कैसे आप फ्री स्पीच भी दे सकते हैं और कुरान को भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, तो ये कैसी फ्री स्पीच है, कॉन्ट्रडिक्शंस कितनी है। सो ये लोग हमें कहते हैं ना, जी क़यामत तक रहेगा पाकिस्तान। मैं आपको बता रहा हूँ, ये फाउंडेशन जब ये पाकिस्तान की रखी जा रही थी, इट वाज डेस्टिन्ड फॉर अ फेलियर, और ये फेलियर जो अब आपको हर शोबे में नजर आ रहा है, क्योंकि ये नहीं है, ये कौम नहीं है, दिस इज नॉट अ कंट्री, दिस इज नॉट अ फंक्शनिंग वायबल स्टेट, दिस इज अ फेलियर। बट एनीवे, कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया, वेल डन। आई होप यू कीप सक्सीडिंग एंड कीप ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू योर पीपल, वेल डन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।